किसके लिए होता है? नहीं, ओरिजिनली किसके लिए होता है? पॉइंट मासेस के लिए। जब हम उसको मैथमेटिकली, आप मेरी बात ध्यान सुनना, जब हम उसको मैथमेटिकली स्फेरिकल बॉडीज के लिए डिराइव करेंगे, हम स्फेरिकल बॉडी को क्या करेंगे? छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले में जो डिस्टेंस आएगी वो सेंटर टू सेंटर आ जाएगी। इसलिए हम लोग बोल देते हैं क्या, अरे सबको बात समझ आ रही है कि ओरिजिनली ये लॉ किसके लिए है? पॉइंट मासेस के लिए। अगर स्फेरिकल बॉडी में निकाला तो हम क्या करेंगे? स्फेरिकल बॉडी को बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस में तोड़ेंगे, इसको भी क्या करेंगे? छोटे छोटे पॉइंट मासेस में तोड़ेंगे। मैथमेटिक पॉइंट मासेस में होता है एक्चुअली, है ना? मतलब एक्सपेरिमेंटल, अगर आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है तो ये एक्सपेरिमेंटली फैक्ट है। प्लैनेट्स पे लगेगा उनके भी मास टू मास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा। जैसे 10th क्लास में मूव करते हैं इसके 10th 9th में, तो सर उसमें जो सेंटर से हम रेडियस लेते थे अर्थ की, सर अर्थ की जो अपर लेयर है वहां तक है सर, जहां पे एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है? नहीं, अपर लेयर, बस जहां तक अपर लेयर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर में नहीं, ग्रेविटी निकालने के लिए हम लोग बस अर्थ की रेडियस लेते थे, है ना? ग्रेविटी निकालने के लिए अर्थ की रेडियस लेते थे। देखो अक्षर, तुम्हारा मेरी बात सुनो, अगर ये क्यूब और ये क्यूब है, अगर मैं इसमें फोर्स निकालूंगा फाइनली, कैसे करके? इंटीग्रेट करके निकालूंगा ना यार, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में ये m1 और ये m2 होगा, लेकिन जो बीच में वैल्यू आएगी ना नीचे, वो इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं होगी, समझ रहे हो? इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। इसको आप बोलोगे सर कॉन्सेप्चुअली समझा दो, थ्योरेटिकली समझा दो, तो इट कैन नॉट बी, मतलब प्रूफ नहीं किया जा सकता है। इंटीग्रेशन से प्रूफ कर सकते हैं हम कि इनमें नहीं लगेगा सेंटर, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर आप लोगों को? तो आप इंटीग्रेट करके निकालोगे तो डिस्टेंस इसके इक्वल रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब मैथमेटिकल एरर है, ठीक है? या आप बोलोगे सर ये रॉड रखी है और एक रॉड ये रखी है और आपको बोलता है फोर्स निकालो, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप इसका सेंटर ले लें और इसका सेंटर ले लें और सेंटर टू सेंटर आप आर ले लें, तो यहां भी नहीं चलेगा। क्लियर? बस ये पॉइंट नोट कर लो आप, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चन है तो हम उसको करेंगे भी। अब हम मैथमेटिक्स को डिराइव नहीं कर सकते तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन रॉड और पॉइंट मास के बीच में है जो मैंने बनाया है फिगर, इसमें रॉड और पॉइंट मास का फोर्स है, तो भी मैं आपको निकलवाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी मेजर प्रॉपर्टीज हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है कि एप्लीकेबल फॉर किसके लिए? पॉइंट मासेस एंड कंजर्वेटिव इन नेचर। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको सारी पता ही थी पहले से। यार तो सब वही वेक्टर्स वेक्टर्स पे लाके बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? अब लिखिए आप वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपके स्कूल में पूछा था क्वेश्चन, तो मैं अगला बता रहा हूं। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ये m1 है, इसकी पोजीशन r1 है, ठीक है? ये m2 है, इसकी पोजीशन r2 है, ठीक है? तो ये क्या आएगा बताओ भाई, ये कौन बताएगा मुझे? ये कितना वेक्टर होगा, कौन बताएगा मुझे? r2 माइनस r1, जिससे मैं आपको वेक्टर से बता चुका हूं, है ना? और ये वाला कितना होगा? ये होगा r1 माइनस r1, ठीक है? तो दिस वेक्टर इज r2 माइनस r1, ठीक है? और आप सबको पता है कि अगर आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या बताता है? अच्छा बताओ, जो पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर होता है ना, r1 क्या है? अब याद करिए, r1 इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर समझते हो? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। r2 क्या है? पोजीशन वेक्टर, और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब किसी भी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या होता था उसकी?
अरे लेंथ को बताता है ना, डिस्टेंस को बताता है ना। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो क्या आएगा बताओ? मतलब डिस्टेंस आगे इनके बीच में, किसके बीच में? M1 M2 के बीच में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2, डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ में क्या पता है? डिस्टेंस होता है, ठीक है। क्या करो? अच्छा, ट्रायंगल लॉ याद है? ट्रायंगल लॉ याद है क्या होता था? अगर ये वेक्टर ए है, देखो अगर और किसी को डाउट हो समझो, ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है, हाँ, तो ये वाला जो वेक्टर होता है ये क्या होता है? इसको सी लिख दो और सी होता है ए प्लस बी। ये सबको पता होगा। अब तो इस फिगर को देखो ध्यान से, तो बताओ इसमें कौन कौन से वेक्टर ऐड हो रहे हैं? ये R1 है, R1 प्लस दिस वेक्टर। देखो आप लोग भी देखिए जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, अगर किसी को डाउट है कि मैंने कैसे लिख दिया, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग R1 प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू R2। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं इस वेक्टर को y लिख लेता हूं, देखो दिस वेक्टर इज R1, मैं इसको y लिख लेता हूं, तो R1 प्लस y इज इक्वल टू R2 एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तो यहां से y कितना आ जाएगा? R2 माइनस R1। आगे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में कितना फोर्स है, तो क्या बोलोगे आप? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और R के बेस पे कितना आ जाएगा? तो फोर्स ऑन वन लिखता हूं मैं पहले, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F12 का क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन वन, नहीं विद रिस्पेक्ट टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। कितना फोर्स होगा बोलो? G M1 M2 अपॉन, आई गेस बात सभी को समझ आ रही होगी। बस ये ऐसे लिखने का तरीका होता है, F12 का मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। डेरिवेशन नहीं है बस। हाँ नहीं, F12 नहीं है, F12 है, इसको 12 पढ़ेंगे। F21 लिखा होगा तो 2 ड्यू टू 1, ये लगे आपने? अरे ये तो आसान सी बात हो गई ना यार। अभी मैं लिखना क्या है बताओ? नहीं स्लैश नहीं मारेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखना। स्लैश मार के तो रिस्पेक्ट वाला बन जाता है, विद रिस्पेक्ट टू। रिस्पेक्ट टू नहीं है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अभी बताओ किसी वेक्टर को लिखने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या लिखा हुआ है? अब मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब ये बताओ जो M2 पे M1 का फोर्स आएगा किधर आएगा? इधर आएगा, ठीक है। अच्छा तुम्हें बात दो मुझे, देखिए कौन आंसर देता है मुझे, ये सब छोड़ो। ये वेक्टर कितना है? 100 भी छूट गई। चलो ये कितना R2 माइनस R1 है? आयुष मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं व्हाट इज दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे मेरा क्वेश्चन है, सब लोग बताओ मुझे। मैं पूछ रहा हूं कि ये वेक्टर R2 माइनस R1 है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? अच्छा चलो बात बताओ, ये वेक्टर ए है, पोजीशन ऑफ M2। नहीं नहीं नहीं, ये वेक्टर ए है, देखिए कौन आंसर देता है। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप मैथमेटिकली? नहीं देखिए, ट्राई करो। नहीं, नॉट इज राइट आंसर, जे कैप इज राइट आंसर, बट अभी मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, आप आंसर वेक्टर ए के टर्म में दो आप। व्हाट इज दिस डायरेक्शन? वेक्टर ए अपॉन, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, ए कैप। अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, मैथ्स आपका आंसर सही है।
किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारने पे यूनिट वेक्टर मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो उसके डायरेक्शन जाओगे बताओ। अगर एक बात समझ में आ रही तुम लोगों को, मैथ्री ने आंसर दिया और एक बच्चे ने आंसर दिया, बाकी लोग क्लियर नहीं था पॉइंट। अगर ये वेक्टर ए है तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, ए कैप। तो अगर ये वेक्टर R2 माइनस R1 है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ आप। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज R2 माइनस R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, ये डायरेक्शन होगी। लिखिए आप लोग, ये स्कूल में लिखने को आता है भाई, समझे, ये स्कूल में लिखने को आता है। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन। अब क्या लिखना था मुझे, फोर्स को किस फॉर्म में लिखना था। हेलो हेलो, हाँ मैम बोलो। नहीं मैंने कॉल नहीं की थी। ठीक है ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि फोर्स को किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। आपको याद होना चाहिए, देखो वेक्टर कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी वेक्टर को लिखना है तो वेक्टर को लिखने में दो चीजें होती हैं, क्या क्या, एक उसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी होती है। टू आई कैप, तो व्हाट इज टू, मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज आई कैप, डायरेक्शन। 5j कैप, तो व्हाट इज 5, मैग्नीट्यूड एंड j कैप इज डायरेक्शन। समझे, तो वेक्टर को लिखना है मैग्नीट्यूड चाहिए प्लस डायरेक्शन चाहिए, दो चीजें में चाहिए होती हैं। ठीक है, तो देखिए भाई इस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन क्या है बताओ। क्यों भाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, कौन बताएगा मुझे। नहीं नहीं, उसका उल्टा, उसका उल्टा है डायरेक्शन। क्यों, अच्छा सेम थी, ठीक है, सॉरी सेम। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सॉरी, तो 1 बाय फोर्स कितना आ रहा है बताओ, 1 बाय फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब R2 माइनस R1 की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तीनों क्या है, सेम है। ठीक है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं चेंज कर देता हूं, समझे। तो क्या बनेगा बताओ फोर्स का फॉर्मूला। देखो भाई क्या बनेगा फॉर्मूला, G m1 m2 अपॉन कितना नीचे, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर और इनटू कितना, R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1, यह बन गया G